Good afternoon. Am I audible to all? Good afternoon, all the students. Am I audible? Okay. So, good afternoon, everyone. Let's wait 1 to 2 minutes more for all the aspirants to come. So, how are you all, guys? How's your preparation going on? Just a minute. Okay, my voice is okay now. Am I audible to all? Okay. So, शुरू करें आज की डेमो क्लास. Say yes in the comment section. Okay. Let me share the screen. So screen is visible to all. Students, write in the comment section कि screen आपको visible है कि नहीं. Are you able to see the structure? I just want to check. Okay. Now, so guys, welcome. I welcome you all on this platform, Military Brat Defense Academy. So this is your demo class, and as you can see on the screen, that we are going to discuss today a very important disease condition, a congenital disease condition, that is the Hirschsprung's disease. Okay. Okay. Fine. Now. Some are saying voice is not clear. कुछ कह रहे हैं बच्चे voice clear नहीं है, कुछ कह रहे हैं voice is okay. Again, I just want to check कि सबको मेरी आवाज clear आ रही है कि नहीं. After that, we'll start. Kajal is saying all clear. Okay, fine. चलो start करते हैं. So, today we are going to discuss about this disease condition, and this is the Hirschsprung disease. This is the Hirschsprung disease, as you can see on the screen. But इस disease condition की definition पे हम बाद में आएंगे. इसके पहले हम जो है जो जिस organ का ये disease है, जिस organ का ये problem है, उसकी anatomy and physiology हम जो है सबसे पहले देखेंगे. Because अगर हमें इस disease की या और इस organ की अगर हमें anatomy and physiology पता नहीं है, तो will not be able to study anything. So have a look on the screen here. There are two structures. One is the normal sigmoid colon and the rectum, right? अगली slides में हम ये भी देखेंगे rectum कहाँ है, anus कहाँ है, और जो है sigmoid colon कहाँ पे है. तो now you can see on the screen, this is the normal intestine and this is the abnormal intestine. तो आप अगर इस पोर्शन को यहाँ पे कंपेयर करते हैं इस वाले पोर्शन से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉर्मल आपका डिसेंडिंग कॉलोन है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वोलन अप हो रहा है ड्यू टू दी ऑब्स्ट्रक्शन. वो हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है. और दिस इज द नॉर्मल एरिया एंड दिस इज द अफेक्टेड एरिया, है ना. अब अफेक्टेड क्यों है, क्या चीज यहाँ पे एब्सेंट है, वो भी हम जो है अगले स्लाइड्स में देखेंगे. तो आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर नाउ. अब ये है लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर हमारे पास. तो हम वन बाय वन सारी चीजों को देखेंगे. बहुत सारे बच्चों को ये चीजें पता भी होंगी, बट जो बच्चे न्यू है ना, उन सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज यहाँ कहाँ पे है. सो दिस इज द अपेंडिक्स. ये है आपका अपेंडिक्स.
This is the structure of the large intestine, as you know, as you all know. This is the cecum, right? This is the ascending colon, right? ये ऊपर को जा रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं ना ascending order, हम करते हैं ना कई बार. This is the ascending order, and this is the transverse order, transverse colon. This is ascending colon, this is transverse, and this is the descending colon. And ये वाला जो आपका portion है, ये क्या है? आपका sigmoid colon है, और ये वाला जो है, ये है आपका rectum, एंड ये लास्ट वन है आपका एनस. ठीक है, तो सभी बच्चों को ये तो पता होता है कि दिस इज मैम, दिस इज ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स है, ये डिसेंडिंग है. बट मैंने बहुत सारे बच्चों को ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हुए देखा है. यहाँ वाला ये जो पोर्शन है ना, यहाँ वाला. सो दिस इज द सिग्मॉइड कोलोन, दिस इज रेक्टम, दिस इज एनस. तो आप ना ऐसे जो है एक सिनोनिम बना के इसको, इसकी जो ये एनाटमी है इसको याद रख सकते हैं कि पहले सिग्मॉइड कोलोन आएगा, ठीक है, फिर आपका रेक्टम आएगा, फिर आपका एनस आएगा. ठीक है, तो आई होप ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटेस्टाइन के ये पार्ट हैं, और इस पार्ट को हम ये बोलते हैं, इस पार्ट को हम ये बोलते हैं, और यहाँ पे स्पेशली सिग्मॉइड कोलोन, रेक्टम एंड एनस, एंड ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसके भी 3 पार्ट हैं, है ना. तो चलो अब आगे देखते हैं. अब यहाँ पे अब अगेन दिस इज अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. बट अब लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे हम एक नई चीज देख रहे हैं, वो है नर्व्स. ठीक है, तो हर एक ऑर्गन की एक तो होती है ब्लड सप्लाई, है ना, एक होती है नर्व सप्लाई, राइट. सबको पता ही होगा कि एक नर्व सप्लाई है, एक ब्लड सप्लाई होती है ना, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई, है ना. जैसे आपने जो है क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ा होगा कि जो विजन है, कि आप जो है अगर आपकी ऑप्टिक, किसी बंदे की अगर ऑप्टिक नर्व खराब हो जाती है, ठीक है, तो दैट पर्सन वुड नॉट बी एबल टू सी, उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना. ऐसे ही अब हमारे इंटेस्टाइन में भी नर्व सेल्स हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? गैंग्लियन. क्या बोलते हैं? गैंग्लियन. ठीक है, एंड मुझे पता है कि जब तक हम इसकी डेफिनेशन पे आएंगे ना, उस डेफिनेशन पे आने से पहले ही आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लियर हो जाएगी, और आपको डिजीज कंडीशन भी क्लियर हो जाएगी, एंड आप जो है डिजीज कंडीशन के क्लियर होते ही इसके जो है खुद से ही इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को भी कर पाएंगे, है ना. तो अगेन दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, हम बार बार चीजों को देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो बार बार हमें चीजें जो है मल्टीपल टाइम करेंगे तो लंबे टाइम के लिए चीजें हमें क्या हो जाएंगी? रिकॉल हो जाएंगे. एंड दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन. एंड ये जो आप देख रहे हो ना बीच में छोटे छोटे डॉट्स आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट इज द नर्व सप्लाई. इसको क्या बोलते हैं? नर्व सप्लाई. तो ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया जी नॉर्मल इंटेस्टाइन का, ये तो आपका नॉर्मल है. ठीक है, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर. बट नाउ कम हियर, आप ना इस वाले एरिया पे आओ, यहाँ पे, राइट. ठीक है, सो आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, लेट मी चेक इट वंस. नेटवर्क इज क्लियर टू ऑल? आई मीन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वॉइस में, और इमेज इज क्लियर? Write in the comment section that is it clear to all? No ma'am, all clear. No network issue na? Clear to all? Right, yes, all clear. Okay, done. चलो अब यहाँ पे आते हैं. देखो ये तो हो गया आपका ये वाला स्ट्रक्चर नॉर्मल में. ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका क्या हो गया है, ये जो कोलोन है ना, ये जो डिसेंडिंग कोलोन है ना, ये बड़ा सा दिख रहा है ना. यहाँ पे आप क्लियरली आप देख सकते हो कि ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन में कितना दिन रात का फर्क है. यहाँ पे देखो ये बिल्कुल नॉर्मल इसकी जो है एनाटमी है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे देखो ये स्वेल हो गया है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया. क्यों ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हुई यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर ही नहीं जा रहा है, वो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड हो रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नर्व सेल्स जो है वो कंजेनाइटली क्या है? एब्सेंट है, वो है ही नहीं यहाँ पे नर्व सेल्स. क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो गैंग्लियन जो है, गैंग्लियोनिक सेल्स जो है वो क्या है? यहाँ पे एब्सेंट है. ठीक है, तो अभी हम आगे चल के देखेंगे कि इस वाले नॉर्मल में तो गैंग्लियोनिक सेल प्रेजेंट है ना, तो इसकी वजह से सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है. लेकिन यहाँ पे जो गैंग्लियोनिक सेल्स हैं वो क्या है? है ही नहीं, एब्सेंट है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बच्चे ने जो स्टूल पास करना है ना, वो सिग्नल्स ब्रेन को जा ही नहीं रहे. अगर नर्व सप्लाई अफेक्टेड है या नर्व सप्लाई कट हो गया, डेफिनेटली तो ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि पेट क्या करना चाहता है, इंटेस्टाइन क्या करना चाहती है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा. एंड वो जो स्टूल है ना, वो यहाँ के यहाँ ही पड़ा रहेगा. ठीक है, एंड इसकी वजह से यहाँ पे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, स्वेलिंग होएगा, पेन होएगा, इन्फेक्शन होएगा. एंड ये डिस्टेंडेड जो है, जब ये डिस्टेंडेड आपकी लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगी तो एब्डोमेन भी डिस्टेंड हो जाएगा, आपका पेट मतलब बच्चे का पेट भी फूल जाएगा, है ना. और एक चीज यहाँ पे देखो,
ये था सिग्मोइड कोलोन, ये था रेक्टम, ये था एनस। ये तो बिल्कुल यहाँ पे रेक्टम और एनस बिल्कुल नॉर्मल दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे श्रंक हो गया आपका क्या, रेक्टम, रेक्टम वाला एरिया और एनस वाला एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या हो चुका है ना, यहाँ यहाँ इस वाले एरिया में जो सिग्मोइड कोलोन वाला एरिया है ना, यहाँ पे नर्व सप्लाई ही कट हो गई है। आई मीन यहाँ पे नर्व सेल्स है ही नहीं। सप्लाई तब होगी जब यहाँ पे नर्व सेल्स जो है प्रेजेंट होंगी, राइट। तो ये अभी आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ये नॉर्मल कोलोन एंड रेक्टम है। एंड इसमें क्या हो गया है, हिरचुस्प्रंग डिजीज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो आप चाहे इनको नर्व सेल्स बोल लो, चाहे आप गैंग्लियन सेल बोल लो, अभी एक दो टर्म्स और हैं वो हम अभी अभी आगे करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है, लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। और मिजेंट्री क्या होती है इसके बारे में भी हम देखेंगे, व्हाट इज मिजेंट्री, राइट। मिजेंट्री क्या चीज है, ठीक है। तो मेजेंट्री जो है एक टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, इंटेस्टाइन को सपोर्ट करता है होल्ड करने में एट द बैक ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। अभी और चीजें इसके बारे में हम करेंगे अभी, ठीक है। चलो अब इसकी ना डेफिनेशन देख लेते हैं, बिकॉज डेफिनेशन पे आने से पहले ही मैंने आपको कहा था कि हम जो डायग्राम देख रहे हैं ना, और जो इसकी हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो इट्स अ डिसऑर्डर और अ डिजीज ऑफ द गट, ठीक है। इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर है, ठीक है। और कौन सी इंटेस्टाइन का है जी, ये लार्ज इंटेस्टाइन का है। कौन सी है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड कॉज्ड ड्यू टू द कंजेनाइटल एब्सेंस, मतलब बाय बर्थ ही जो है एब्सेंस है किसकी, गैंग्लियोनिक सेल्स की। और मैंने आपको बताया अभी अभी कि गैंग्लियोनिक सेल्स क्या होती हैं, ये जो है क्या होती हैं, ये होती हैं नर्व सेल्स। गैंग्लियोनिक सेल्स क्या होती हैं, ये होती हैं नर्व सेल्स, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हमने पढ़ लिया कि गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं है बचपन से, लेकिन गैंग्लियोनिक सेल्स होती कहाँ पे है, तो देख लेते हैं। अभी हो सकता है आप लोगों को पता हो कि स्टमक की जो कितनी लेयर्स है स्टमक की, ठीक है। मस्कुलर लेयर है, सब मिकोजल है ना। तो ये जो गैंग्लियोनिक नर्व्स है ना, प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं, तो ये होती हैं सब मिकोजल लेयर और माइंट्रिक प्लेक्सस। अब यहाँ पे एक और चीज, जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे ना, वैसे वैसे ही हम जो है पूरा विकिपीडिया जो है पूरे वर्ड्स पे खोलते जाएंगे कि कैसे कैसे ये चीजें होती हैं। तो माइंट्रिक प्लेक्सस क्या चीज है, देखते हैं। माइंट्रिक प्लेक्सस, प्लेक्सस का मतलब है कि नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। आप इसको हिंदी में जो है गुच्छा भी बोल सकते हैं ना, ऐसे कहते हैं ना कि नर्व्स का गुच्छा सा है। यहाँ पे प्लेक्सस का मतलब है नेटवर्क ऑफ नर्व्स। यानी कि ना, एक होता है ना, आपने देखे होंगे नर्व्स का पूरा एक जाला सा होता है, जैसे आपने देखा होगा ना ट्रांसफॉर्मर, एक ट्रांसफॉर्मर से बहुत सारी वायर्स जा रही होती हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, सब मिकोजल लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन एंड माइंट्रिक प्लेक्सस ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके बारे में हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। एक और चीज की जो हिरचुस्प्रंग डिजीज है ना, इसके दो और नेम है। अगर आता है मेगा कॉलोन, ठीक है, मेगा का मतलब है बड़ा, ठीक है। नर्व सेल्स है नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, जो स्टूल है वेस्ट मटेरियल का है, तो जो कोलोन है ना, छोटे से बड़ा सा कोलोन हो गया, तो मेगा कोलोन हो गया है, ठीक है। और ए जब भी किसी चीज के आगे लग जाता है ना, तो उसका मतलब क्या है, एब्सेंट, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना एजेनेसिस, ठीक है। और भी कोई ऐसा वर्ड है जिसमें ए लग जाता है, तो गैंग्लियोनिक सेल्स का ना होना इज द ए गैंग्लियोनिक मेगा कोलोन, ठीक है। तो आप हिरचुस्प्रंग डिजीज को ऐसा भी बोल सकते हैं, दैट दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द मेगा कोलोन और कंजेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगा कॉलोन, ठीक है। तो ये सारे नाम हो गए हिरचुस्प्रंग डिजीज के। ये थी इसकी डेफिनेशन कि हिरचुस्प्रंग डिजीज होता क्यों है, ठीक है। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं यहाँ पे। अभी मैंने आपको बात करी कि मिजेंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ है मिजेंट्रिक प्लेक्सस, और यहाँ क्या लिखा है, माइंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। दोनों में फर्क है, ये भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। कई बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने तो हमें माइंट्रिक प्लेक्सस पढ़ाया, यहाँ मिजेंट्रिक लिखा है, या यहाँ पे मिजेंट्रिक लिखा है, आपने माइंट्रिक की। तो हम दोनों को ही देख लेते हैं कि जो माइंट्रिक प्लेक्सस है वो क्या है और मिजेंट्रिक प्लेक्सस है वो क्या है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम गाइस, सबको क्लियर हो रहा है ना, समझ आ रहा है यहां तक? राइट यस इन द कमेंट सेक्शन। आयुषी, काजल, सिमरन, मेघा, पात्रा, राइट yes in the comment section if everything is clear to you guys. yes okay fine. चलो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे आते हैं, अब ध्यान से देखो यहाँ पे। दिस इज द मिजेंट्रिक प्लेक्सस, दिस इज द मिजेंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है।
यहाँ पे है मेसेंट्रिक प्लेक्सस। इट्स अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स एज आई टोल्ड यू, स्पेशली ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जो आपका मेसेंट्रिक प्लेक्सस है ये आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आपको पता ही होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना, तो इसका पार्ट है, ठीक है। एंड दैट इज लोकेटेड इन द मेसेंट्री। अब मेसेंट्री क्या होता है? देखो यही पता होना चाहिए कौन चीज कहाँ पे लोकेटेड है। तो मिजेंट्री ना ये टिश्यू होते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं इंटेस्टाइन को। अब मान लो कि इंटेस्टाइन ऐसे ही पेट में पड़ी होगी, तो आप कहीं जा रहे होंगे तो इधर लुढ़क जाएगी, उधर लुढ़क जाएगी, है ना। लेकिन उसको किसी चीज ने वहां बांध के रखा है, उसको सपोर्ट करके रखा है एक पर्टिकुलर प्लेस। आप खड़े भी होते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि इंटेस्टाइन नीचे गिर जाएगी, है ना, क्योंकि उसको क्या होता है, टिश्यूज ने होल्ड करके हर एक ऑर्गन को एक पर्टिकुलर प्लेस पे टिश्यूज ने होल्ड करके रखा है। तो ऐसा ही जो मिजेंट्रिक टिश्यूज है ना, उन्होंने इंटेस्टाइन को होल्ड करके रखा है, राइट। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ मिजेंट्रिक प्लेक्सस। एक होते हैं सुपीरियर मिजेंट्रिक प्लेक्सस। देखो इसमें कुछ भी टफ नहीं है, ये बहुत इजी आपको लगेगा भी। देखो सुपीरियर मिजेंट्रिक प्लेक्सस और एक होता है आपका इंफीरियर मिजेंट्रिक प्लेक्सस। अब आपको पता है कि ऐसे हमारा स्टमक है मान लो, है ना, तो यहाँ पे सुपीरियर हो गया आपका कुछ ऑर्गन, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन हो गए, है ना। तो अपर साइड को जो होल्ड करके रखता है, या अपर साइड की जो अपर साइड को जो सपोर्ट करके रखता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया या स्टमक हो गया, इन सारी चीजों को जो होल्ड करके रखता है, डेफिनेटली जहां पे सॉरी जो सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस है ना, जो नर्व सप्लाई अपर वाले पोर्शन है, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, DJI दैट इज डिडनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। तो अपर वालों को तो कौन करता है? सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस। और जो नीचे वाले हैं, जैसे पूरा नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन का भी डिसेंडिंग कोलन हो गया, रेक्टम हो गया, सिग्मोइड हो गया, इन सारे ऑर्गन्स को कौन सप्लाई करता है, कौन नर्व सप्लाई देता है? इंफीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। और द प्राइमरी फंक्शन जो होता है ना, इज टू कंट्रोल डाइजेस्टिव सिस्टम्स फंक्शन लाइक मसल कंट्रोल एंड ब्लड फ्लो में हेल्प करते हैं कौन? दीज मेसेंट्रिक प्लेक्सस। देखो पूरी बॉडी में ना एक सिस्टम है, ये ऊपर वाले ऑर्गन्स को ये पर्टिकुलर जो ब्लड वेसल्स हैं ये सप्लाई करेंगे, जो नीचे वाले हैं उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया मेसेंट्रिक प्लेक्सस, लेकिन हमें देखना था माइंट्रिक प्लेक्सस, क्योंकि इन्हीं माइंट्रिक प्लेक्सस में क्या पाए जाते हैं? गैंग्लियोनिक सेल्स पाए जाते हैं, जो कि हिरचुस्प्रंग जो डिसऑर्डर है ना या डिजीज है उसमें एब्सेंट होते हैं या होते ही नहीं है। चलो अब हम देखते हैं ये वाला माइंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है, कि माइंट्रिक प्लेक्सस होता क्या है, व्हाट इज द माइंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। अब जो मेसेंट्रिक प्लेक्सस है और माइंट्रिक प्लेक्सस है, ये दोनों अलग चीजें हैं। जो माइंट्रिक प्लेक्सस है ना, इसको हम ये याद रखना, ये आरआरबी के पेपर्स और जो एमएनएस के पेपर्स हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑरबाच प्लेक्सस, देखो कभी भी आपको ऐसे ऑप्शन में आता है ना दैट ऑरबाच प्लेक्सस इज द अनदर नेम ऑफ मेसेंट्रिक प्लेक्सस, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दिस इज द सेकंड नेम ऑफ माइंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑरबाच प्लेक्सस है ना, ये माइंट्रिक वाले का दूसरा नाम है ना, माइंट्रिक, ठीक है, माइंट्रिक प्लेक्सस, नॉट मेसेंट्रिक, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्लियर हो गया। देन इज अ स्पेसिफिक नेटवर्क ऑफ नर्व्स लोकेटेड विद इन द गट वॉल, जो आपकी इंटेस्टाइन है उसमें एक पूरा नेटवर्क होता है नर्व्स का, एंड स्पेशली बिटवीन द मसल लेयर्स दैट कंट्रोल द मोटिलिटी ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द मेसेंट्रिक प्लेक्सस इज अ ब्रॉडर टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो है ना आपको पूरा डिफरेंस यहाँ पे क्लियर होने वाला है कि ये जो मेसेंट्रिक प्लेक्सस है ना, ये ब्रॉड टर्म है, मतलब कि ये बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, और जो माइंट्रिक प्लेक्सस है वो मेसेंट्रिक प्लेक्सस का ही पार्ट है, ठीक है। जो माइंट्रिक प्लेक्सस है वो किसका पार्ट है? जस्ट अ सेकेंड। जो ओके, सो आपका जो मेसेंट्रिक जो है एक अम्ब्रेला टर्म है, उसका पार्ट कौन सा है? उसका पार्ट है माइंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम करके बताती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे कर लेते हैं। ये एक अम्ब्रेला हो गया, है ना, मान लो अम्ब्रेला टर्म है। कोई चीज होती है ना कि ये पूरा मेसेंट्रिक प्लेक्सस है, ये अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, तो इसके अंदर ही माइंट्रिक प्लेक्सस आता है, जो कि हमारी गट की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? माइंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। तो माइंट्रिक प्लेक्सस में जो है गैंग्लियोनिक सेल्स का ही एब्सेंट होना जो है क्या है? हिरचुस्प्रंग डिसीज है। तो आई होप विद दिस डायग्राम्स, विद द इंट्रोडक्शन, आपको पहले पता चल गया होगा कि हिरचुस्प्रंग डिसीज
होता कैसे है, ठीक है? तो जिस भी बच्चे की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लियर है ना, उसको कोई भी डिज़ीज़ जो है ऑटोमैटिकली बहुत अच्छे से क्लियर होगी, है ना? नाउ हम अगला इसका पार्ट देख लेते हैं कि इंसिडेंस क्या है और इटियोलॉजी क्या है, तो ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। इंसिडेंस का मतलब है क्या ये डिज़ीज़ रेयर है, क्या ये कॉमन है, ठीक है? तो ये बहुत रेयर कंडीशन है, अगर कोई 5000 बच्चे जन्म लेते हैं, तो उसमें से किसी एक को ये डिज़ीज़ होती है, ठीक है? एंड जेंडर की बात हम करें तो ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, फीमेल में इतनी कॉमन नहीं है, ठीक है? और अगर इसकी इटियोलॉजी की हम बात करें, वैसे तो ये कंजेनाइटल है, लेकिन इसकी कुछ इटियोलॉजी में ये है कि अगर जो है इंटरैक्शन होता है किन्हीं 2 जीन्स के बीच में, उन दोनों जीन का नाम यहाँ पे लिख रखा है, इनके बारे में भी देखेंगे अभी। अगर क्या होता है इन दोनों जीन्स के बीच में इंटरैक्शन हो जाता है, तो वो भी इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो हिरचुस्प्रेंग डिसीज़ है, ये जो है हो जाता है, ठीक है? तो ये 2 जीन्स का नाम है रेट, RET प्रोटोऑन्कोजीन, जो कि कौन से क्रोमोसोम में पाई जाती है? क्रोमोसोम नंबर 10, ठीक है? एंड इसके बाद है एंडोथेलियल रिसेप्टर बी, EDNRB, दैट इज एंडोथेलियल रिसेप्टर बी जीन्स, ठीक है? ये होती है क्रोमोसोम नंबर 13 पे, ठीक है? तो क्रोमोसोम नंबर 10 पे एक जीन होती है, क्रोमोसोम नंबर 13 पे एक जीन होती है। इन दोनों का ना मतलब क्या हो जाता है, इंटरेक्शन हो जाता है। इनका इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। देखो, होता है ना कि 2 लोगों का मिलन हो रहा है, 2 लोगों का कनेक्शन हो रहा है, तो हर एक कनेक्शन अच्छा नहीं होता, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। इन दोनों का दूर-दूर रहना ही अच्छा था, लेकिन ये दोनों यहाँ पे इंटरैक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, एक नई आफत तैयार हो रही है ना, एक नया प्रॉब्लम तैयार हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं हिरचुस्प्रंग डिसीज। इसको हम बोलते हैं हिरचुस्प्रंग्स डिसीज, ठीक है? एंड मुझे लगता है कि अब आपको कभी भूलेगा नहीं कि हिरचुस्प्रंग डिसीज क्या होता है। नाउ अब हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शनिंग, और जो फंक्शनिंग में पैथोफिजियोलॉजी मतलब फंक्शनिंग ऑल्टर होगी, ठीक है? मान लो कि जो इंटेस्टाइन है उसकी फंक्शनिंग क्या है, ठीक है? वो गड़बड़ होगी, जो उसको काम करना था वो क्या होगी, माल फंक्शनिंग होगी, है ना? तो देख लेते हैं कैसे। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द गैंग्लियोनिक सेल्स, पता ही है, और वक्त जो ऑरबाच प्लेक्सस है आपका, वहां पे गैंग्लियोनिक सेल्स होती थी, वो अब है नहीं, खत्म है, वहां से एब्सेंट है वहां से। अब आपको पता है कि जो गैंग्लियोनिक सेल्स हैं वो पेरिस्टालसिस करवाती हैं, है ना? वहां पे नर्व सप्लाई स्टालसिस, पेरिस्टालसिस यानी कि इंटेस्टाइन के मूवमेंट में हेल्प करती है, मसल कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करती है। पर अब वो है नहीं, तो इससे क्या हो जाएगा, वो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। अगर अफेक्ट होएगा तो क्या होएगा, जो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जो सिग्नल्स ब्रेन को जाने थे कि अब इंटेस्टाइन को ये वाला मटेरियल बाहर निकालना है, तो वो चीज जो है वो बाहर निकाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, क्योंकि उनको ना अब इंस्ट्रक्शन मिल ही नहीं रहा। बिकॉज ब्रेन जो है ना आपका, हमारा जो 1.5 किलो का जो दिमाग है ना, वो हमारा क्या है, वो हमारा एक साइन बोर्ड है ना? वो क्या है, जस्ट अ सेकेंड क्लास। Okay, sorry for the inconvenience. Okay, then after that there is the accumulation of gas and the feces in the proximal part of the defected portion, right? तो आपका यहाँ पे देखते हैं, अब आपको ना यहाँ 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए, वन इज proximal, second is distal, राइट? डिस्टल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, जो पी है ना, पी मतलब प्रोक्सिमल मतलब पास वाला, जो पास वाला पोर्शन है ना इंटेस्टाइन का, वहां पे क्या हो चुका है, अब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वहां पे चीजें आगे मूव ही नहीं कर रही हैं, तो वहां पे किस चीज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, गैस एंड फिस का जो बेस्ड मटेरियल है वहां पे क्या हो रहा है, वो एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है? एंड जब भी वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ द कोलोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो कोलोन है आपका वो क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज है ना वहां पे जब स्टक हो गई, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, एंड उसका जो पाथ था वो ब्लॉक हो गया, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, जो कोलोन था ना वो मेगा कोलोन बन जाएगा, वो कोलोन से ना बड़ा सा कोलोन बन जाएगा। एंड दिस इज व्हाट we call it as the Hirschsprung disease, right? So uh, this pathophysiology is clear to everybody. Write in the comment section. Any doubt until here in the pathophysiology? Ayushi, Neha, Kajal.
Any doubt? Further we will see diagnostic evaluation and other things. क्लियर है? सिमरन सेट मैम क्लियर है, क्लियर है. ओके चलो आगे देखते हैं. ठीक है, नो डाउट मैम. ओके फाइन. अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स. ठीक है, बिकॉज क्लिनिकल फीचर्स से ही हम पता कर पाएंगे कि ये डिजीज है क्या, इसमें क्या हो रहा है. क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो हम क्या होंगे, हमारी जो बच्चा है, जो अफेक्टेड पर्सन है, उसकी बॉडी पे जो है क्या होंगे, अपीयर होंगे, है ना. तो हम इनके सिम्टम्स को ना दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे. एक तो हम देखेंगे जो नियोनेट्स हैं उनमें देखेंगे, और एक हम देखेंगे जो ओल्डर चिल्ड्रंस हैं उनमें देखेंगे. राइट, चलो अब हम पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलरफुल बना लेते हैं क्लास को. ओके तो पहला तो हम देखेंगे न्यूनेट्स. ठीक है, न्यूनेट्स एवरीबॉडी नोज कि जो न्यूनेट्स होते हैं 0 to 28 डेज तक के जो बच्चे होते हैं, दे आर द न्यूनेट्स. ठीक है, डेफिनेटली वो मिकोनियम जो फर्स्ट स्टूल होता है ना बेबी का, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द मिकोनियम. ठीक है, फर्स्ट स्टूल बच्चा वो पास ही नहीं कर पाएगा, है ना. एंड अब देखो, अब सब कुछ क्लियर है ना. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आप खुद बताएंगे, खुद बताते जाएंगे. देखो एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों हुआ, क्यों हुआ भाई, क्योंकि क्या हो गया है, वहां पे ब्लॉकेज हो गया है. ठीक है, ब्लॉकेज हो गया है, आगे जाने के लिए जगह नहीं है, तो चीजें वहीं पे क्या हो रही हैं, स्वेल अप हो रही हैं, और कोलोन ऐसा बन गया है, मेगा कोलोन. अब कोलोन का ना ऐसा मेगा बन गया है. ठीक है, और अब इसके बाद है अगला जो मैनिफेस्ट यहाँ पे क्लिनिकल फीचर है, वो है बाइल स्टेन्ड वॉमिटिंग. ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, इंटेस्टाइन पे प्रेशर पड़ रहा है ना, और जो इससे क्या हो रहा है कि बाइल स्टेन्ड वॉमिटिंग आ रही है. ठीक है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, चीजें बाहर निकल नहीं रही हैं. ठीक है, शॉक भी हो सकता है ड्यू टू इरिटेशन, और जो है जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से जो है शॉक भी हो सकता है इसमें. देन एपिसोड्स ऑफ डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन दोनों ही आ सकते हैं. ठीक है, नियोनेट्स में. ठीक है, तो अब हम देखेंगे ओल्डर चिल्ड्रंस में. कॉन्स्टिपेशन होगा ओल्डर चिल्ड्रन में, तो पक्का है कि कॉन्स्टिपेशन ही होगा. प्लस एब्डोमिनल डिस्टेंशन नियोनेट्स में भी था, एल्डर्स में भी है. एंड जो स्टूल बच्चा जो पास करेगा उसमें बहुत ही फाउल स्मेल होगी, एंड लिक्विड इन कंसिस्टेंसी में होगा, और बच्चा जो है कैसा होगा, माल नरिश्ड होगा, एनीमिक होगा. क्यों, क्योंकि बच्चा जो है माल नरिश्ड आपको पता ही है, क्योंकि प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, प्रॉपर जो चीजें बाहर नहीं आ रही हैं. ठीक है, ब्लड में खाना एब्जॉर्ब होके जा नहीं रहा, तो बच्चा क्या होगा, एनीमिक होगा. ठीक है, तो ये जो है क्या है, क्लियर कट फीचर्स हैं किसके, हिरचुस्प्रंग डिसीज के. राइट, अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की जो ये हिरचुस्प्रंग डिसीज है, मेगा कॉलोनिक जो मेगा कॉलोन है, इस डिजीज को कैसे जो है डायग्नोस करते हैं. तो पहला है, इट इज सस्पेक्टेड इन अ बेबी हु हैज नॉट, अगर कोई बच्चा 48 आवर्स तक, ठीक है, क्या करता है, मिकोनियम पास नहीं करता है, तो चांसेस है कि उसको हिरचुस्प्रंग डिसीज हो सकता है. रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, पैल्पेशन देखेंगे, वहां जो मेगा कॉलन हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ना, वहाँ पे उसको पैल्पेट करके हम जो है, या उसका एग्जामिनेशन करके जो एब्डोमेन का जो डिस्टेंडेड हो जाएगा है ना, तो उसको पैल्पेट करके फील कर सकते हैं. देन ये यहाँ पे है एनोरेक्टल मैनोमेट्री. ठीक है, एनोरेक्टल मैनोमेट्री जो है कॉन्स्टिपेशन में भी की जाती है. एंड जो एनोरेक्टल मैनोमेट्री है, असेस द स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्सेस ऑफ द एनल स्फिंक्टर मसल्स एंड द रेक्टम. क्योंकि हमने बेसिकली उस एरिया के जो मसल्स हैं उसका स्ट्रेंथ देखना है, एंड उसका कोऑर्डिनेशन देखना है, वेदर मसल्स आर वर्किंग और नॉट, वेदर दे आर गेटिंग द सिग्नल्स और नॉट. बिकॉज अगर वहां पे गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं है तो डेफिनेटली उनमें रिफ्लेक्सेस होंगे ही नहीं, उनमें स्ट्रेंथ होगी ही नहीं, उनमें कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा, है ना. एंड इसमें एक थिन फ्लेक्सिबल कैथेटर यूज करते हैं विद द बलून इनटू द रेक्टम. ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से ये वाला जो एनोरेक्टल मैनोमेट्री है ये होता है. और इसमें बेरियम एनीमा, पता ही आपको बेरियम स्वैलो के बारे में अगर आपने पढ़ा है, तो बेरियम एनीमा देके जो है वो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन को क्या है, देखा जा सकता है. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मुद्दा किस चीज का है, ऑब्स्ट्रक्शन का है. ठीक है, एंड रेक्टल बायोप्सी करके भी जो है इस चीज को डायग्नोस किया जा सकता है. नाउ कम टू द मैनेजमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, क्योंकि कोई भी डिजीज होती है उसका क्योर बहुत जरूरी है. तो मेडिकल मैनेजमेंट में आइसोटोनिक एनीमा देंगे सबसे पहले. तो जो 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 वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, उसको रिमूव कौन करता है, ये आइसोटोनिक एनीमा जो है ये रिमूव करता है. देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टूल सॉफ्टनर्स, डेफिनेटली स्टूल सॉफ्टनर्स की जो कोलोन है वो क्लियर हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हट जाए. ठीक है, देन है लो रेजिड्यू डाइट देनी है. अब लो रेजिड्यू डाइट है, ब्लेंड डाइट के बारे में भी हम आगे देखेंगे. तो लो रेजिड्यू डाइट है जिसमें इजी टू डाइजेस्ट है, ये लिख रखा है यहाँ पे, इजी टू डाइजेस्ट भी है, हाई इन फाइबर भी है. ठीक है, और
जो है इरिटेट ना करे स्टमक को, है ना। और लेस स्पाइसी डाइट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेस फाइबर, लेस स्पाइसी डाइट, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लो रेजिड्यू डाइट, राइट। तो ये थी मेडिकल मैनेजमेंट। आगे हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखेंगे, बट उसके पहले है हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट। और सर्जिकल मैनेजमेंट में इसमें टेम्परेरी कोलोस्टमी करते हैं, जो कि हम करते हैं किसमें, असेंडिंग कोलोन में, और परमानेंट हम डिसेंडिंग में करते हैं। असेंडिंग कोलोन में क्या करते हैं हम, पर टेम्परेरी, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये पॉइंट गलत हो गया। इसके बारे में मैं आगे आपको बताती हूँ, राइट। दिस इज नॉट वर्किंग आई थिंक, ओके, जस्ट अ मिनट, ओके। सो पहला है सर्जिकल मैनेजमेंट में, दिस इज टेम्परेरी कोलोस्टमी करेंगे। एंड सेकंड है डेफिनेटिव सर्जरी। डेफिनेटिव सर्जरी का मतलब है कि फाइनली जो है सर्जरी इज द ऑप्शन। जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो है सर्जरीज। तो इसकी 3 सर्जरीज हैं, जिसको हम देखेंगे। जो टेम्परेरी कोलोस्टमी है ना, उसको जो है रिमूव कर देंगे सर्जरीज के बाद, ठीक है, आफ्टर अबाउट अ ईयर ऑफ दीज सर्जरीज। अब ये जो 3 सर्जरीज है ना, इन 3 सर्जरीज के बाद जो है क्या करेंगे, कोलोस्टमी को क्लोज कर देंगे, जो वहां पे ओपनिंग करी होगी, है ना, उसको क्लोज कर देंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट है, अब पहला जो टाइप है वो है स्वेंसन प्रोसीजर, ठीक है, स्वेंसन प्रोसीजर। इसमें क्या करते हैं कि जो मान लो कि ये कोलोन है ना, यहाँ पे मान लो कि नर्व सेल्स है ही नहीं, तो इस पूरे सेल को रिमूव कर देंगे। जो बाकी जो यहाँ पे नॉर्मल पोर्शन है और ये जो नॉर्मल पोर्शन है, इन दोनों को आपस में एनास्थमोस्ट कर देंगे, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो वह बहुत ही सिंपल प्रोसीजर, राइट। इनकी इमेजेस भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि स्वेंसन प्रोसीजर में क्या होता है, ठीक है। एंड जो सेकंड डेफिनेटिव सर्जरी है वो है दुहिमल प्रोसीजर, ठीक है। दुहिमल प्रोसीजर क्या होता है, इसमें क्या करते हैं ना, जो स्टूल है उसके पास के लिए बिहाइंड द रेक्टम एक न्यू पैसेज जो है क्रिएट कर दिया जाता है फॉर द बाउल एलिमिनेशन, ठीक है, फॉर द वेस्ट एलिमिनेशन, राइट। तो इसमें न्यू पैसेज क्रिएट करते हैं, इसमें एनास्थमोस करते हैं, अफेक्टेड पार्ट को निकाल देते हैं। और ये जो थर्ड जो सर्जरी है इसमें है स्वाब्स प्रोसीजर। ये वाला प्रोसीजर क्या है, स्वाब्स प्रोसीजर। ये कौन सा प्रोसीजर है, स्वाब्स प्रोसीजर है, जिसमें रिमूविंग द डिसीज्ड रेक्टल लाइनिंग, जो म्यूकोजा है ना जहाँ पे जो अफेक्टेड है उसको निकाल देंगे। एंड लीविंग द कफ, जो हेल्दी मसल्स हैं उनको हम, मतलब हम यहाँ पे एंटायर सेक्शन को रिमूव नहीं करेंगे, जो वहां पे वो जो मसल्स ओनली, ठीक है, जो मसल लाइनिंग है ना अफेक्टेड वाली, उसी को ही रिमूव करेंगे। जो हेल्दी कफ मसल्स है वहां पे उनको क्या करेंगे, रेक्टल कफ है उसको एज इट इज वहीं पे जो है रख देंगे। तो ये आपकी 3 डेफिनेटिव सर्जरीज हैं, स्वेंसन प्रोसीजर, दुहिमल प्रोसीजर एंड स्वाब्स प्रोसीजर, ठीक है। रिपीटेडली अगर आप इनको याद करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है स्वेंसन, दुहिमल, स्वाब, ठीक है। इनकी इमेजेस भी देख लेते हैं अभी। ये है आपका स्वेंसन, ठीक है, जो अफेक्टेड पार्ट है उसको रिमूव करेंगे, गेंग्लियोनिक बाउल को, और जो नॉर्मल पोर्शन है उसको क्या कर देंगे बाद में, उसको सीजर, सॉरी, जो सूचर्स हैं उसके उसको टाई डाउन कर देंगे, है ना। और ये जो ये वाला जो है ये है दिस इज दुहिमल प्रोसीजर, जिसमें आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे बिहाइंड द रेक्टम है ना, इसके पीछे से जो है ओपनिंग करी जा रही है, किसके लिए, दैट इज टू, जो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है, जो मटेरियल है वहां पे उसको बाहर निकालने के लिए बिहाइंड, पीछे से जो है यहाँ पे एक पैसेज बनाया जा रहा है, दुहेमल, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। एंड स्वाब में तो आपको मैंने बता दिया कि जो अफेक्टेड म्यूकोजा है उसको निकालेंगे, जो हेल्दी रेक्टल कफ मसल है उनको वैसे ही वैसे वहां पे रिटेन करके रखेंगे, राइट। तो ये था आपका डेफिनेटिव मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट। एंड इसके बाद है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री ऑपरेटिव केयर है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, इसमें कोलोस्टमी केयर के बारे में है, वो हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर में। लेकिन जो प्री ऑपरेटिव केयर है उसमें हम देखेंगे, असेसमेंट करेंगे, कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ न्यूबॉर्न देखेंगे। एंड आफ्टर द डायग्नोसिस जो पेरेंट है उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट और उनको समझाना है, डिजीज के बारे में बताना है। देन जो नर्स जो है वो बताएगी, तो नर्स टॉट अबाउट दी गिविंग आइसोटोनिक एनीमा सपोजिटरीज एंड स्टूल सॉफ्टनर्स के बारे में बताना है। लो रेजिडुअल डाइट देनी है, ये दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, एब्डोमिनल गर्थ को मॉनिटर करना है, क्योंकि डेफिनेटली वो नॉर्मल से ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे डिस्टेंशन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, राइट। एंड बेबी को जो है कौन सी पोजीशन देनी है, सेमी फॉलोअर पोजीशन देनी है, ठीक है। एंड विद होल्ड करना है, ओरल फीड को ओरल फीड नहीं देनी है। एंड नेजोगैस्ट्रिक जो एस्पिरेशन है डन, ठीक है, ऑन द नाइट बिफोर द सर्जरी, राइट।
देन पोस्ट ऑपरेटिवली अगेन वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है कोई एब्डोमिनल ब्लीडिंग तो नहीं है, बच्चे को कंफर्टेबल पोजीशन में प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन देनी है एज पर द डॉक्टर्स ऑर्डर, बच्चे को एनपीओ रखना है, आईवी फ्लूइड्स देने हैं एज पर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑर्डर, बाउल साउंड को मॉनिटर करना है, एंड कोलोस्टमी केयर इज टू बी डन विद विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ठीक है, जब भी आप कोलोस्टमी केयर करें तो जो स्टोमा केयर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका जो स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, उसके कलर को चेक करते रहना है, नॉर्मल कलर क्या होगा, रेडिश पिंक कलर होगा, एंड उस स्टोमा को वहां से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कोई पस वहां से प्यूरुलेंट ड्रेनेज, कोई एडिमा, कोई स्वेलिंग, ये सारी चीजों को आपने नोट करना है, ऑब्जर्व करना है। एंड कौन सी डाइट प्रोवाइड करवानी है, ब्लेंड डाइट। ठीक है, सॉफ्ट डाइट, जो ब्लेंड डाइट होती है ना, बिल्कुल प्लेन डाइट होती है, कोई स्पाइसेस उसमें नहीं होते, कोई मतलब इजी टू डाइजेस्ट होती है, सॉफ्ट डाइट होती है वो, है ना। एंड जो स्टोमा है ना, उसकी केयर कैसे करनी है, आपको कौन सी ऑइंटमेंट वहां लगानी है, वो करनी है जिंक ऑक्साइड। कौन सी लगानी है, जिंक ऑक्साइड से आप जो है स्टोमा केयर जो है कर सकते हो, राइट। एंड जो कोलोस्टमी बैग है उसको फ्रिक्वेंटली जो है आपने क्या करना है, खाली करना है उसको, है ना। एंड कीप द कोलोस्टमी क्लीन एंड ड्राई टू मेंटेन द स्किन इंटीग्रिटी। ठीक है, कोलोस्टमी केयर में क्या है कि जो एक तो बैग की केयर, उसको कब खाली करना है, दूसरा कि जो स्किन इंटीग्रिटी उसको क्लीन एंड ड्राई रखना है, स्टोमा केयर उसके कलर को ऑब्जर्व करना है, ब्लीडिंग के लिए कोई प्यूरुलेंट डिस्चार्ज तो नहीं है, उसका नॉर्मल कलर मेंटेन है या नहीं है। एंड पेरेंट्स को भी कोलोस्टमी के बारे में एजुकेट करना है। ठीक है, और फैमिली को जो है इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है और पेरेंट्स को जो है एक सांत्वना दे सकते हो, समझा सकते हो कि क्या क्या चीजें पेरेंट को करनी है और उनको जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कैसे जो है बाहर लाना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था हिरचुस्प्रंग डिसीज, और जो कि हमने विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स वी हैव डन इट, एंड इसके टाइप्स हम सॉरी इसके हमने कॉजेज इटियोलॉजी देखी, इसकी इसकी डेफिनेशन देख ली, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमने एनोरेक्टल मैनोमेट्री देख ली, इसकी मैनेजमेंट देख ली, 3 सर्जरीज हमने इसकी देख ली, पैथोफिजियोलॉजी हमने इसमें देख ली, एंड आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू गाइस। एंड कोई डाउट हो आपका तो आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ समझ नहीं आया हो आपको। क्लियर टू ऑल, और द होल टॉपिक क्लियर हो गया सभी बच्चों को कि ये वाला डिजीज किसकी वजह से होता है? राइट इन द कमेंट सेक्शन। रिया, गोडियाल, काजल, Kajal, you have doubt? You're saying yes, ma'am. You have any doubt, Kajal? Ask your doubts if you have. No, ma'am. Okay. Okay. Anything you guys want to know? कुछ नहीं समझ आया हो? Mesenteric plexus, mindric plexus में difference, ganglionic cells क्या होते हैं? ओके, सो दिस वाज मैम एक बार वो बता दो माइंड ट्रिक जो था। ओके गाइस, देखो मैंने आपको 2 प्लेक्सस बताए, ठीक है, माइंड ट्रिक प्लेक्सस एंड मेसेंट्रिक प्लेक्सस। चलो यहाँ चलते हैं वापस से, फिर से एक बार थोड़ा सा समराइज कर दो। ओके चलो समराइज कर देते हैं, साथ साथ में ये वाले डाउट को भी ले लेते हैं। चलो तो ये हमने चीज देख ली, यहाँ पे हिरचुस्प्रंग डिसीज हमने देख लिया। दिस इज अ नॉर्मल लार्ज इंटेस्टाइन है आपकी, ठीक है। बच्चे आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका उसकी लेंथ कितनी होती है, कौन कौन बताएगा मुझे, कमेंट करके लिख के बताओ कि लार्ज इंटेस्टाइन का की लेंथ कितनी है, राइट। हो सके तो डायमीटर भी बता दो, ठीक है। तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है इसका अफेक्टेड पार्ट हो गया है, क्योंकि इस पोर्शन में जो नर्व सेल्स हैं जिन्होंने दिमाग को सिग्नल भेजना है वो है ही नहीं, ठीक है। एंड जब वो है ही नहीं, इंटेस्टाइन का काम क्या है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर भेजना है। जब उसके पास कमांड ही नहीं आ रही है, दिमाग जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, वो जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर ही नहीं निकल रहा है, वहां पे कलेक्ट हो रहा है ना। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिमा, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिमेटस बाउल हो रहे हैं आपके, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें हो रही हैं इसमें। तो ये इंटेस्टाइन के हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे, यहाँ पे सिक्कम है, अपेंडिक्स है, असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, सिग्मोइड कोलोन है, रेक्टम है, एनस है। फिर हमने ये देखा ये नर्व सप्लाई है, ये जो गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं ये माइंट्रिक प्लेक्सस में होते हैं। अब माइंट्रिक प्लेक्सस जो है ना मेसेंट्रिक प्लेक्सस का ही पार्ट है, और जो माइंट्रिक प्लेक्सस है ना ये
इसको जो है आप क्या बोलते हैं, ऑरोबाच प्लेक्सस भी बोलते हैं, यहाँ पे हमने देखा था आगे ऑरोबाच प्लेक्सस। प्लेक्सस का मतलब है ना कि नर्व्स का नेटवर्क है, ये गुच्छा सा है नर्व्स का, है ना, ये सारे सिग्नल्स दिमाग को जाते हैं कि ओके अब मुझे फीसस को आउट करना है। ये बच्चे को अर्ज कैसे होगी ना, ये तो दिमाग ही रिकग्नाइज करेगा ना, पेट का काम तो सिर्फ कमांड को ओबे करना है इंटेस्टाइन का, बट कमांड कौन देगा, दिमाग देगा। दिमाग को कौन देंगे, नर्व सेल्स देंगे, और यहाँ पे नर्व सेल कौन है, द हीरो ऑफ द चैप्टर इज गैंग्लियोनिक सेल्स, ठीक है, जिनका जिनका यहाँ पे मेन रोल है। अब वही खत्म है, वही है ही नहीं यहाँ पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे पूरी कहानी क्रिएट हो गई है कि यहाँ पे डिजीज हो गया है, इसके बाद हमें इटियोलॉजी देखनी है कि कैसे हुआ, फिर उसको उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमने देखा, है ना। एंड ये बहुत रेयर है, 5000 लाइव बर्थ होंगे तब किसी को जाके होता है, मेल्स में ज्यादा होता है ये, है ना। और एक कॉज ये भी है कि ये दो जीन्स है, रेटोप्रोटो सॉरी RET प्रोटो एंड EDNRB जीन, इनका जब इंटरेक्शन होता है तब भी जो है ये डिजीज हो जाती है। पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी सिंपल, गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं है, पोर्शन अफेक्ट हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्योंकि होगी ही नहीं, और जो आपका कोलोन जो नॉर्मल था वो बड़ा सा हो जाएगा फूल के, क्योंकि वहां पे जो मटेरियल है वहीं पे ही इकट्ठा हो रहा है, एक जगह पे ही, है ना। तो उसकी वजह से मेगा कोलोन हो गया आपका। एंड क्लिनिकल फीचर्स हमने नियोनेट्स के अलग से देखे, ओल्डर चिल्ड्रन से उनके अलग से देखे, डायग्नोस्टिक हमारे हो गए। मैनेजमेंट में, मेडिकल मैनेजमेंट में हमने आइसोटोनिक एनीमा, स्टूल सॉफ्टनर्स को देखा, और सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने ये तीन चीजें देख ली, स्वेंसन प्रोसीजर देखा, दुहिमल प्रोसीजर देखा, एंड जो okay, let me check it once, let me complete it once, right. So ये तीन टाइप के इंटेस्टाइन हमने देख लिए, और इसके बाद हमने नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी। Yeah, that's it. So I hope this topic is clear to you, and guys, I length of the intestine is 1.5 meter, 6.5 centimeter. Mm-hmm. Right, right. थोड़ा सा समराइज ठीक है, हो गया। ओके, ठीक है, चलो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप ऑल योर डाउट्स आर क्लियर्ड नाउ। आई होप यू गेन द नॉलेज अबाउट दिस डिजीज, एंड आई होप यू विल डू वेल इन योर एग्जाम्स अगर इस वाली डिजीज कंडीशन से कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नाउ इट्स टाइम टू एंड द क्लास। Okay guys, thank you, and myself is Pooja, and this was your demo class. Sorry, I forget to tell you in the beginning of the class. Okay, clear to all. Thank you so much. Now I am ending the class. Bye guys.